अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 31 जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में हमने पीछे जो है वो ब्रीफली इसका ओवरव्यू किया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में ही आगे फर्दर डिस्कस करना है, जो कि बहुत ईजी है। कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 166 में बताया गया प्लानिंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। प्लानिंग गोल्स क्या है? करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लान किया जाता है, जिन गोल्स तक पहुंचा जाता है, वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा अगर लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो ये रेफ़र करता है स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के साथ कि एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट जो है वो किस काबिल हुआ है, आया कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रोफिशेंसी हुई है कि नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लर्निंग आउटकम से रेफ़र करती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि द टर्म गोल एंड एम आर यूज्ड इंटरचेंजेबल, यानी कि एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, मोस्टली। और ये रेफ़र करती हैं, किसको रेफ़र करती हैं? करिकुलम जो है उसके डेवलपमेंट को रेफ़र करती हैं, उसकी जनरल पर्पस जो है उसको रेफ़र करता है। ठीक है, साथ ही उन्होंने बताया है कि ये कंपेयर किया गया है विद ऑब्जेक्टिव्स, जो कि क्या होते हैं कि वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ 3 टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं, एम, गोल और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसका डिफरेंस पढ़ना है। तो मैंने एक बहुत ईजी सी डेफिनेशन जो है इसकी ढूंढी है, ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाए। अगर तो हम एम की बात करें, ठीक है, फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो एम होता है। ठीक है, उसके बाद गोल एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने माइंड में इन कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करें। ठीक है, अगर तो हम एम की बात करें तो एम एक तरह से हमारी मंजिल होती है, और उन तक पहुंचने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं गोल और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि गोल जो होता है वो एम को बेस बनाकर बनाए जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो गोल और एम दोनों को बेस बनाकर बनाए जाते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इसका डिफरेंस क्लियर हो जाए। अगर तो हम एम की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नेशनल लेवल पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं होते। किस तरह से मेजरेबल नहीं होते? कि इनकी कोई ख़ास टाइम लिमिट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नेशनल लेवल पर हमारा कोई एम है कि हम जो है वो पूरी अपनी जो इकॉनमी है उसको हम स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता है कि इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट क्या है कि ये हमारा एम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम गोल की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। इंस्टीट्यूशन असल में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ये स्टडी मटेरियल जो है उससे रेफ़र करता है, स्टडी से रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उससे रेलेवेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर तो हम गोल की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो है वो इस प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, या इस प्रोफेशन में जो है वो हमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो ये हमारा एक गोल है कि इतने टाइम लिमिट में जो है वो हमें इतने लोग चाहिए, तो हम वो उस टास्क को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये लॉन्ग टर्म भी होता है, बाज़ औक़ात सालों लग जाते हैं। ठीक है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। उसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली क्लासरूम लेवल पर होता है। मतलब कि 1 ईयर या 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो कोई ना कोई टास्क होता है जिसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक पीरियड होता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम मोस्टली स्मार्ट वर्ड से रेफ़र करते हैं। स्मार्ट वर्ड का एब्रीविएशन है। ठीक है, एस जो होता है स्मार्ट में वो स्पेसिफिक से रेफ़र किया जाता है, एम को मेजरेबल से रेफ़र करते हैं, ए को अचीवेबल से, आर को रियल से, और जो टी है उसको टाइम बाउंड से। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि ख़ास वक्त के अंदर, जिसमें हमारे पास 6 मंथ्स आ जाते हैं। ठीक है, 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम अगर हो तो वो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, वो गोल बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था। मैंने ये डेफिनेशंस फाइंड की, मुझे काफ़ी इजी लगी, तो मैंने सोचा आप तक ये पहुंचा दी जाएँ। बाकी डिफरेंस जो है आप इसके लिए मज़ीद एग्जांपल्स गूगल कर सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से इसका डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। उसके अलावा यहाँ पर एम की डेफिनेशन बताइए कि रेफ़र करता है टू अ स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल चेंज दैट अ प्रोग्राम सीक्स टू ब्रिंग अबाउट इन लर्नर। इसका क्या मतलब है? यहाँ बेसिक जो चीज़ बताई गई है कि एम जो है वो रेफ़र किससे करता है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट से रेफ़र करता है जिसका मकसद क्या है कि जनरल सा चेंज लाना, किसके अंदर? लर्नर के अंदर। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम है वो तलाश करता है लर्नर के अंदर एक जनरल चेंज। तो वो जनरल चेंज क्या होता है? वक्त के साथ आता है, बट क्या होता है कि हमारा एक एम बन जाता है। ठीक है, और हम उस एम को अचीव करने के लिए जो है वो लर्नर को अच्छी गाइडेंस
गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अच्छा टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उस एम को अचीव करने लग जाते हैं। तो इसको बेसिकली जो है वो इसको एम कहते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर्पस बताया है एम का कि ये जो है वो प्रोवाइड करता है क्लियर डेफिनेशन ऑफ द पर्पस ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका क्या पर्पस है, क्या मकसद है, उसकी क्लियर डेफिनेशन देता है। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन, किसके लिए, टीचर्स के लिए, लर्नर के लिए, जो मटीरियल राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं उनके लिए। उसके अलावा ये हेल्प करता है कि प्रोवाइड फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हम इंस्ट्रक्शन पर किस तरह से फोकस करें। उसके अलावा मज़ीद 4th पॉइंट भी बताया गया है कि टू डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट एंड रियलाइजेबल चेंजेस इन लर्निंग, ये डिस्क्राइब करता है इम्पोर्टेंट और रियल चेंजेस जो होते हैं लर्निंग में उन सबको, ठीक है। तो ये बेसिक एम जो थे ये असल में पर्पस हैं किसके, एम के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि एम स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है द आइडियोलॉजी ऑफ द करिकुलम। आइडियोलॉजी किस तरह से कि अगर कोई एम आपने सेट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके लिए मज़ीद जो है वो उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि करिकुलम का जो ओवरऑल करिकुलम होता है ना उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो एक डिफरेंट सिमत में चला जाता है। साथ ही ये बताता है कि हाउ द करिकुलम विल सीक टू रियलाइज इट एंड इट ऑल्सो टेल अस कि हाउ वी रियलाइज़ द ओवरऑल चेंज ऑफ करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम है उसका ओवरऑल जो चेंज है हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, रियलाइज़ करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद उन्होंने एग्जाम्पल ऑफ एम स्टेटमेंट बताई हैं फ्रॉम अ बिजनेस इंग्लिश कोर्स, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल फॉर यूज़ इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस इंग्लिश कोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो एम है उसमें उन्होंने बताया कि वो एम ये है कि डेवलप करना है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, लर्न करना है कि हाउ टू राइट इफेक्टिव बिजनेस लेटर एंड टू लर्न हाउ टू पार्टिसिपेट इन कैजुअल कन्वर्सेशन विद अदर एम्प्लॉयज़। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया गया है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि एम स्टेटमेंट आर जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग अ नीड एनालिसिस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीड एनालिसिस के दौरान जो है वो एम स्टेटमेंट जो है वो ड्राइव हुई थी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं की इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी जो चीज़ें ऊपर बता दी हैं वो काफ़ी हैं अगर आपको इससे रेलिवेंट कुछ भी पूछा जाएगा उसमें बताने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव की एक डेफिनेशन हाईलाइट की है जिसमें बताया गया कि रेफर टू अ स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक चेंज ए प्रोग्राम सीक्स टू ब्रिंग अबाउट एंड रिजल्ट फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द एम एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी कि मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया कि इसको मोस्टली जब हम स्मार्ट वर्ड से रेफ़र करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट वर्ड स्मार्ट जो है एस जो है उसका वो स्पेसिफिक से जो है वो रेफ़र किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन यहाँ क्या बताई गई है कि असल में ये जो है वो स्पेसिफिक चेंज लाना चाहता है, ठीक है, किसके नतीजे में, जो हमारा एम होता है उसकी एनालिसिस के नतीजे में, ठीक है। उसके अलावा एडवांटेजेस बताए गए हैं कि ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग को, और उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है मेजरेबल आउटकम्स जिनको मेजर किया जा सकता है, लाइक फॉर इंस्टेंट कि आप अच्छे लर्नर हैं, यानी कि आपके स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक 167 है जिसमें कोर्स प्लानिंग और सिलेबस डिज़ाइन के बारे में है। द कोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग डायमेंशन, यानी कि अगर आप कोर्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं कोर्स रैशनल। यहाँ पर कोर्स रैशनल जो है वो बेसिकली ये बता रहा है कि मींस के क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी है कि कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या एम है जो हासिल करना है और कैसे ये स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, वो सारे पॉइंट्स जब वो कोर्स रैशनल में आ जाते हैं तो वो डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में ये बताया गया कि कोर्स रैशनल जो है वो डेवलप करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए एंट्री और एग्ज़िट लेवल्स। एंट्री और एग्ज़िट लेवल के टाइम पर जो है वो स्टूडेंट के अंदर जो है वो कुछ नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ के बारे में बताना जो कि उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। एंट्री यानी कि आगाज़ में और उसके इख्तिताम पर, ठीक है। उसके अलावा चूजिंग कोर्स कंटेंट के कौन सा कोर्स जो है वो चूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस से चलना चाहिए, प्लानिंग द कोर्स कंटेंट और बाकी भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कुछ आंसर क्वेश्चंस बताए गए हैं और साथ ही डिस्क्राइब द एंट्री एंड एग्ज़िट लेवल। अब यहाँ क्या बताया गया है कि द इन्फॉर्मेशन में बी रिक्वायर्ड ऑन स्टूडेंट एंट्री लेवल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एंट्री लेवल के मौका पर जो है वो स्टूडेंट को जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, अगर तो आप टोफल या आइलेट्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ यही बताया गया। उसके अलावा चूजिंग कोर्स कॉन्टेंट, कि आपको कोर्स कॉन्टेंट चूज़ करना है तो वो किस किस
कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें ऐड होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, स्किल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ भी यही बताया गया, ग्रामर, फंक्शन, टॉपिक्स, स्किल, प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा डिटरमिन द स्कोप एंड सीक्वेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो स्कोप होनी चाहिए इस कंसर्न विद द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ कवरेज ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल कि जो कंटेंट है ना हमारा, वो उन्होंने बताया कि शुड बी ब्रॉड, यानी कि इतना डीप उसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लर्नर जो है वो इजीली उसको समझ सके। उसके अलावा एक सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, फिर क्रोनोलॉजी होगा, फिर नीड, फिर प्री रेक्विजिट। तो ये बेसिकली स्टेजेस हैं जो कि फॉलो जो है वो करनी चाहिए। उसके अलावा प्लानिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है ना, उसको किस तरह से प्लान करना है। पहले हमारे पास ग्रामेटिकल सिलेबस है, फिर फंक्शनल सिलेबस है, सिचुएशनल सिलेबस है। तो यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है, एक्चुअली मैं भूल गई थी इसको हाईलाइट करना, बाकी आपको पता चल गया है, ठीक है। इजी हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा टॉपिक 168 देख लेते हैं, जिसमें प्रोवाइडिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब यहाँ बताया गया है टॉपिक 168 में कि प्रोवाइड करनी है अफेक्टिव टीचिंग, यानी कि टीचिंग जो है वो इतनी क्रिएटिव होनी चाहिए, स्टूडेंट जो है वो इजीली अपने गोल तक पहुँच सकें, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि क्वालिटी टीचिंग जो है इज़ नॉट ओनली अचीवेबल एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ हाउ वेल टीचर टीच, यानी कि किस तरह से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ ये क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट और वर्क इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है हमारी टीचिंग को, ठीक है। अब मंदरजाल फैक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास इंस्टीट्यूशन मैटर करता है, टीचर्स मैटर करते हैं, टीचर्स का प्रोसेस मैटर करता है पढ़ाने का। उसके अलावा डेवलपिंग करना द अप्रेजल सिस्टम, यानी कि टीचर्स का भी फीडबैक होना चाहिए कि टीचर्स भी, उनका भी पढ़ाने का तरीका अच्छा है या बुरा है, तो उनको भी अप्रिसिएशन देनी चाहिए, या फिर उनके बिहेवियर पर जो है वो उनको बुरा या अच्छा फीडबैक देना चाहिए। उसके अलावा लर्निंग प्रोसेस, ये सारे फैक्टर्स इसमें ऐड हैं। अब यहाँ बताया गया इंस्टीट्यूशन जो होता है जहाँ हम पढ़ रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्कूल का जो होता है इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर, यानी कि ये अहम अवामिल में से एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा ये रेफ़र करता है टू द एथोस एंड एनवायरनमेंट विद इन द स्कूल, यानी कि जो हमारे अखलाकियात होते हैं, एथोस बेसिकली अखलाकियात को कहते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट जो होता है ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा, उसके अलावा उसकी क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूशन का जितना भी माहौल होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि साउंड करिकुलम, गुड इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोफेशनल टीचर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर डेवलपमेंट आर सिग्निफिकेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने बताया कि ये सारे फैक्टर्स, अच्छा करिकुलम, ठीक है, अच्छी इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट टीचर्स का, उसके अलावा प्रोवाइड करनी अपॉर्चुनिटीज़ करियर डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंस्टीट्यूशन में इफेक्टिव टीचर। उसके अलावा टीचर्स आ जाते हैं। यहाँ बताया गया कि फॉलोइंग फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं टीचर्स को और उनके रोल को, तो उसमें हमारे पास स्किल और क्वालिफिकेशन आ जाती है कि टीचर्स के पास भी स्किल और क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स को जो है वो टूल्स प्रोवाइड करने, रिसोर्स प्रोवाइड करने, ठीक है। एडिक्वेट मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो, उनको समझ आ सके, ठीक है। फ्यूचर ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें। उसके अलावा टीचिंग प्रोसेस में उन्होंने बताया कि बेसिकली जो है वो टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनके ऊपर तवज्जो देता है, ठीक है। और प्रोग्राम के अंदर जो पाए जाते हैं कि किस तरह से, कैसे क्वालिटी टीचिंग जो है वो हमने हासिल करनी है, उसको मेंटेन करना है, वो वाली टीचिंग जिससे जो है वो लर्नर का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। उसके लिए मंदरजाल फैक्टर्स हैं जैसे कि टीचिंग मॉडल है, मेंटेनिंग गुड टीचिंग है, मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन है, और आइडेंटिफिकेशन एवेलुएशन टीचिंग। तो ये सारे प्रोसेस हैं, यानी कि आपने हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, बस यही बात इसमें बताई जा रही है। टीचिंग मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट वेज़ हैं जो कि टीचर्स अडोप्ट करते हैं और स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा डेवलपिंग द अप्रेजल सिस्टम, द रिकॉग्निशन ऑफ गुड टीचिंग हैव टू बी डेवलप्ड। ये बेसिकली जो प्रोवाइड करता है फीडबैक टीचर्स को, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस इन टीचर्स परफॉर्मेंस। तो आप ये भी लिख सकते हैं जो लाइंस मैंने बताई है। उसके अलावा भी यहाँ यही बताया गया कि ये रिकॉग्नाइज क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग, आया कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनके पढ़ाने का तरीका, हर चीज़ उसके बारे में फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा टॉपिक 169 में रोल एंड डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटीरियल किसे कहते हैं कि आर रिसोर्सेज जो कि यूज किए जाते हैं टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है, लर्निंग और टीचिंग।
दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर बताया कि वेदर द टीचर यूज़ टेक्स्ट बुक, इंस्टीट्यूशनली प्रिपेयर्ड मटेरियल और उसका अपना मटेरियल जो होता है, आया कि वो यूज़ करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, जिसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है आमतौर पर ज़्यादातर लैंग्वेज इनपुट के तौर पर लर्नर रिसीव, ठीक है, यानी कि लर्नर जो लैंग्वेज इनपुट रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है। एंड द लैंग्वेज प्रैक्टिस दैट अकर इन द क्लासरूम, यानी कि जितनी भी लैंग्वेज प्रैक्टिसेस हैं, जो मशक़ें वगैरह हैं, सब जो क्लासरूम में इन्वॉल्व होती हैं, उन सब के बारे में जो है वो की जाने वाली स्टडीज़ में आती है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि की कंपोनेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया उसमें बताया गया है कि यही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल की अगर बात की जाए तो उनमें हमारे पास बुक्स, वर्कशीट आ जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर मज़ीद नीचे लाइन जो है उसको देखें तो उसमें बताया गया है कि नॉन प्रिंट मटेरियल जो है वो हमारे पास कैसेट और ऑडियो मटेरियल आ जाता है, वीडियो कंप्यूटर बेस्ड मटेरियल आ जाता है। बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, बट क्या है कि क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। उसके अलावा कनिंगवर्थ जो था उसने क्या किया था कि रोल ऑफ मटेरियल इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो हमारा मटेरियल होता है उसका क्या रोल है लैंग्वेज टीचिंग में, उससे रेलेवेंट उसने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिटन में और स्पोकन में आपको प्रेजेंटेशन मटेरियल की बेहतर रखनी है। उसके अलावा एक्टिविटीज़ फॉर लर्नर प्रैक्टिस, यानी कि जो हमारे लर्नर हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन का इंतज़ाम होना चाहिए। रेफरेंस फॉर लर्नर ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, उन सब से जो रेफरेंस आप दे रहे हैं ना वो ऐसे होने चाहिए जो लर्नर के लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। उसके अलावा स्टिमुलेशन एंड आइडियाज़ ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। स्टिमुलेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ को डेवलप करने की इनकरेजमेंट होती है, ठीक है, तो उसको डेवलप करने के लिए उनको इनकरेज करना। उसके अलावा आइडियाज़, सिलेबस वगैरह होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं क्योंकि आपके याद करने वाले हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगी। उसके अलावा टॉपिक 170 में कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन की अगर सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो इसमें क्या करते हैं हम कि गैदर करते हैं हम और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोग्राम, क्या डिटर्मिन करने के लिए उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को, उन सबको जो है डिटर्मिन करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखे हैं, इसको आप पढ़ लें कि ये फोकस करता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा इवैल्यूएशन जो है फोकस करता है किन एस्पेक्ट्स के ऊपर, करिकुलम डिज़ाइन, यानी कि करिकुलम जो आपने डिज़ाइन करना है टू प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंदर का जो प्रॉपर व्यू होता है उस सब के बारे में, उसकी क्वालिटी जो है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। सिलेबस एंड प्रोग्राम कंटेंट के कितना रेलेवेंट है, कितना स्टूडेंट उसके अंदर इंगेज है, कितना ईजी है, कितना डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा क्लासरूम प्रोसेस है, जो कंटेंट हम क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मटेरियल इंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा लर्नर मोटिवेशन है। अब हमारे पास पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन जो है उनमें हमारे पास 3 टाइप्स आ रही हैं, जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या जो है वो बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है मटेरियल, क्या मटेरियल जो है वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये बेसिकली उसको एड्रेस करता है। उसके अलावा इट फोकस ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा ये एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स को भी, आपने उससे रेलिवेंट भी पढ़ लेना है। उसके अलावा अगर हम इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो ये रेफ़र करता है उस इवैल्यूएशन से जिसमें हम क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे प्रोग्राम के वो काम कर रहे हैं और उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में उनकी स्टडी को हम इल्यूमिनेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको इवैल्यूएट करना, उससे रेलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना और उसके बाद उसको एनालाइज़ करना, और उसके अलावा उसके कुछ जो है वो फॉल्ट्स देखना, उसकी इफेक्टिवनेस देखना, वो सब इसमें आ जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन में एक तरह से समरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलो करता है टीचर और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, ठीक है, टू मेक डिसीजंस अबाउट द वर्थ और वैल्यू ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट ओवरव्यू होता है हमारी जो भी असेसमेंट होती है, हमारी जो भी इवैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो है वो आइडेंटिफाई करता है जितनी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। पहले तो जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस होती है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में साथ ही साथ ये टीचर्स को, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको अलो करता है कि वो डिसीजंस दें किसके बारे में, करिकुलम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वर्थ के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो ये सारा समेटिव इवैल्यूएशन है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी।
इजी लेक्चर है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।